सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड सिमिलरली फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये सब हमने कवर किया था। अब जो ये लेक्चर है ये स्पेसिफिक रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, और हम उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सभी अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे जो थिंग्स हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में वर्क करते हैं। ओके, सो आवर टुडे स्टार्टिंग पॉइंट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से अब मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी दैट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, आगे से हम इसको शॉर्ट में पीई लिखेंगे, हमें क्या चाहिए? फील्ड चाहिए। ठीक है, और जब ग्रेविटेशन की बात करें तो इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये डिनोट क्या करती है, अभी आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बट जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड डिनोट क्या करती है। तो हम बिल्कुल अपने मोशन चैप्टर के स्टार्टिंग में जाते हैं, जहां हमारे पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को सपोज कीजिए हमने एस बोल दिया। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट से क्या किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया हमने। ठीक है, ये हमने लिया चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको एक और चीज बोली जा सकती है जो कि है दैट, इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट्स वेरिएशन विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोला? वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है तो उसको हमने नया नाम दे दिया वेलोसिटी, सिंबल दे दिया v। फिर इससे हमने बनाया डेल्टा v बाय डेल्टा टी, मीन्स वेलोसिटी वेरिएशन विद टाइम। कि अब वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी हो रही है तो इसको क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन। तो उसको हमने बोल दिया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक चीज से स्टार्ट करते हैं, उसका वेरिएशन निकाल लेते हैं, उसको नया नाम देते हैं, फिर उसका वेरिएशन निकालते हैं, उसको नया नाम दे देते हैं, और उससे हमें वेरियस फिनोमेना डिस्कस करने में इजी रहता है कि हम किसी चीज को डिस्कस कैसे कर सकते हैं, वो इजी रहता है। अब तक जो हमने वेरिएशन निकाली थी वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाली थी, ये दोनों वेरिएशंस को टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला गया था। ठीक है, हमने अभी जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने फोर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने कौन सा फोर्स डिस्कस किया? ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो होता है G m1m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, और अगर अर्थ की बात आ जाए
फॉर अर्थ, तो हम लिख देते हैं mg। यहाँ पे g क्या है, जो g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g का फॉर्मूला क्या है, दैट इज gm मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है। ओके, तो अब तक हम इतना कवर कर चुके हैं। तो हमें ये पता है कि जो फोर्स है ये भी वेरी करता है, ठीक है। जैसे हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये m1 मास है, ये m2 मास है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, m1 इसको हम कर देते हैं 2d, ये m2, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, m1 m2 बाय 2d होल स्क्वायर मीन्स 4d स्क्वायर। तो जो नॉर्मली है फोर्स है वो एक तो मास पे डिपेंड करता है और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, अगर एक बार कोई ऑब्जेक्ट बन गया, मीन्स एक सोलर सिस्टम है, सपोज कीजिए, सोलर सिस्टम में प्लैनेट सिस्टम बोल सकते हो आप एक, दैट ये सपोज सन है, ये कोई स्टार है, ठीक है। अब उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स की, ये पहले की है, ये दूसरे की है, ये थर्ड है, और ये सपोज लास्ट वाली फोर्थ है। ये ऐसे हमारे पास प्लैनेट्स हैं, और ये हम प्लैनेट्स को शो कर देते हैं इसके ऊपर, ये पहला है, ये कोई सेकंड है, ये कोई थर्ड है, ये कोई फोर्थ है, ठीक। तो जब एक बार प्लैनेट बन गया, ये प्लैनेट नंबर 1 2 3 4 और ये सन हो गया, जब ये एक बार बन गए तो इनका मास तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बट जो इनकी रेडियस है वो बदलती रहती है। मीन्स जो सन से इनका डिस्टेंस होगा वो हमेशा बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, अगर यही प्लैनेट इस पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा दिस मच, और आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि इन दोनों डिस्टेंसेस में डिफरेंस है। आप जो ये ऑरेंज कलर वाली ऑर्बिट है, अगर इसी में हम देखें, सपोज कीजिए ये प्लैनेट घूम के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो नॉर्मली फोर्स के केस में नॉर्मली इन केस ऑफ फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वेरिएशन भी किसके हिसाब से लेंगे, डिस्टेंस के हिसाब से लेंगे। सो हमारे पास फोर्स था, हमने क्या किया, उसकी वेरिएशन ले ली किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, डेल्टा एफ बाय डेल्टा आर मीन्स
वेरिएशन ऑफ फोर्स विद डिस्टेंस, ये बताएगा कि डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स कैसे बदल रहा है, और इसी को बोला जाता है क्या, फील्ड। फोर्स फील्ड भी बोल देते हैं इसको। और जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो इसको बोल दिया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब देखिए डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्चुअली यहाँ पे माइनस साइन भी होता है। वो क्यों होता है, उसका क्या मीनिंग है, ये सब आप हायर क्लासेस में समझेंगे। बस अभी जस्ट आपको बस इतना अंडरस्टैंडिंग मोर देन एनफ है कि फील्ड होती क्या है। फील्ड फोर्स से बनती है, फोर्स को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो अब आपको इसकी मीनिंग समझाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अभी आपने इसका फॉर्मूला देख लिया कि डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती है, आपने ये सब देख लिया। तो अब आपको इसका मीनिंग समझाते हैं। ठीक है, तो हम फिर से वही ड्रॉ करते हैं कि सपोज कीजिए सपोज एन ऑब्जेक्ट with mass m exerting gravitational force on nearby bodies। कोई मास है जिसका, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अपने नियर बाय बॉडीज पे। ठीक है, तो सपोज ये वो मास है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट है, और ये इधर कोई फिफ्थ ऑब्जेक्ट है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ। ऐसे स्पेस में है, ये अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और हम इनके डिस्टेंसेस बनाते हैं। ये इसके लिए डिस्टेंस है, ये इसके लिए सेंटर से, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, और इनको हम नंबरिंग भी देंगे सो दैट, ठीक, वी कवर्ड दैट मच, इतना हो गया। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट नंबर ए। ये बी है, सी है, ये डी है, ये ई, ये एफ, ये जी। ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप एटलीस्ट यहां से देख के ये तो बोल ही सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट बी हैज लार्जेस्ट डिस्टेंस। जो बी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, और शायद जो डी है इसका सबसे कम है। या हम ऐसा करते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो कि बहुत ही पास में है, जैसे ये है, इसका हम डिस्टेंस बना देते हैं। ओके,
और इसको नेम दे देते हैं g के बाद हम h दे देते हैं। सो b का सबसे ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट h हैज़ लोएस्ट डिस्टेंस, h का सबसे कम है। ठीक है, तो h के डिस्टेंस को हम h ही बोलते हैं, मीन्स ये जो डिस्टेंस है b का डिस्टेंस b है, h का डिस्टेंस h। तो जो हमने फील्ड का फॉर्मूला डिस्कस किया, अब देखिए अगर हम यहाँ पे निकाल लें फील्ड फॉर ऑब्जेक्ट b, b के लिए फील्ड क्या होगी, तो फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स बाय डिस्टेंस। तो सपोज फोर्स हो गया एफ बी और डिस्टेंस हो गया एच, और सॉरी बी, डिस्टेंस हो गया बी। ऐसे निकालते हैं फील्ड फॉर ऑब्जेक्ट एच, और ये नेगेटिव भी होती है साथ में, माइनस एच के ऊपर जो फोर्स है और जो एच का डिस्टेंस है। ये जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है और कुछ नहीं। ठीक है, बस जब आप एक समझ जाएंगे सो दैट आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें फील्ड की और फोर्स की। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि जो b का डिस्टेंस वो है वो h से ज़्यादा है, मीन्स जो b की वैल्यू है, b का डिस्टेंस b ही है। वी नो जो b है वो ज़्यादा है किससे, h से, इतना हमें पता है, देख के हम बता सकते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनके बीच में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो अगर सबका मास बराबर है इनका, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाले सारे जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट हैं सबका मास बराबर है, और इसका मास है कैपिटल एम और इन बाकी सबका मास है स्मॉल एम, तो फोर्स ऑन बी कितना होगा, जी एज इट इज कैपिटल एम स्मॉल एम बाय बी स्क्वायर। फोर्स ऑन एच कितना होगा, जी एम 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 एच स्क्वायर। और अभी हमें ये पता है कि बी ज़्यादा है एच कम है, मीन्स अगर आपको समझना है ये जी एम एम को हम मान लेते हैं ये 100 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ से एफ बी आ जाएगा 100 बाय, अब पता है बी ज़्यादा है तो बी को हम मान लेते हैं 50, एच कम है इसको मान लेते हैं 20, एफ एच इज 100/20। ठीक है, तो यहाँ से एफ बी आ गया कितना 2, एफ एच आ गया 4, और फर्दर फील्ड के लिए अब फोर्स को बी से फिर से डिवाइड करना है, तो जो फोर्स आया इसको हमने बी माना था इसके लिए 50, इसको 50 से फिर डिवाइड करना है, और इसके फोर्स को एच से डिवाइड करना है, एच को हमने मान लिया 25, फिर से डिवाइड करना। ठीक है, तो अब कौन से वाली वैल्यू छोटी आएगी, ये वाली। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 0.04 और इसको आप लिखोगे 0.16, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इससे वैल्यू से, मीन्स जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी फील्ड कम होती जाएगी, और यही फील्ड के फॉर्मूले में दिखाया गया है, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड में, तो डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा फील्ड उतना बढ़ता जाएगा। और अब आप ये समझो, एक सिनेरियो लो, हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, that if some object is very far away, very far away, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर होगा तो उसके लिए जो फोर्स है वो भी लगभग जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इतना आ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है नीचे डिस्टेंस का स्केयर आता है,
तो ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.001 समथिंग। और जो नीचे का डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर है। तो जो फील्ड आएगी यहाँ से, अगर आप फील्ड कैलकुलेट करोगे 0/इनफाइनाइट तो क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एम्पेरिकली, मीन्स ये थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं है, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ये एम्पेरिकल प्रूफ है कि हमने एक थोड़ा नंबर्स को एडजस्ट करके जो हम बात कहना चाहते थे उसको प्रूव किया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, जहां से हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, देन दैट ऑब्जेक्ट हैज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। ओके, और देखिए जो पास में है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी होता है, तो ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लगाना भूल गए थे। जो जितना पास होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी बट नेगेटिव में होगी, वैल्यू ज्यादा होगी बट नेगेटिव में होगी। तो और हम ये साथ ये भी लिख सकते हैं दैट मोर द नियर ऑब्जेक्ट इज मोर नेगेटिव इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जितना वो पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होगी, जितना वो दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम नेगेटिव होती जाएगी, और जो बहुत दूर है उसकी एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो H की एनर्जी सबसे नेगेटिव होगी, फिर F और D की आएगी, उसके बाद A की आएगी, फिर शायद C की आए, E की आए, G की आए, और फिर लास्ट में B की आएगी। B की तो ऑलमोस्ट जीरो होगी क्योंकि ये सबसे दूर है। ठीक है, बट अब आप बोलेंगे कि हमने जो पहले पढ़ा था उसमें हमने पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का भी जिक्र किया था कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अब वो भी बताते हैं आपको कि पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हम आपको थोड़ा नंबर्स का यूज करके एक्सप्लेन करेंगे दैट हाउ पॉजिटिव एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट ओके। सो सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। ये तो हो गई जीरो। ठीक है, इसको हम दे देते हैं सपोज -2, इसको दे दिया हमने -1, इसको दे दिया -3, एफ को हम दे देते हैं, इसके बाद हम ए का डिस्टेंस मानते हैं तो ए को दे देते हैं -4, फिर हम देते हैं एफ को -5। कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, हम रैंडमली दे रहे हैं बस डिस्टेंस के हिसाब से कि जो पास में उसको और ज़्यादा नेगेटिव, बाकी को कम नेगेटिव। डी को दे देते हैं -6 और एच को दे देते हैं -10 सपोज। ये हमने सबको एक रैंडम पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर दी। तो अगर आप बी के रिस्पेक्ट में देखें, बी के अगर आप यहाँ पे बी पे खड़े हो जाएं, सपोज आप बी पे खड़े होकर देखते हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है।
ठीक है। उसके बाद आप एम पे खड़े होकर देखते हैं तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब हम केस को थोड़ा बदल देते हैं। क्या करते हैं कि हम खड़े हो जाते हैं इस पे ए पे आके, कि अब जब मेजरमेंट कर रहे हैं ना, हम ए के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। हमने आपको एक जब स्टार्टिंग की थी तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट पढ़ाया था कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से चीज़ें की वैल्यू बदल जाती है, कि कैसे अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलोगे तो ये बदल जाएगा कौन मोशन में है कौन मोशन में नहीं है। ठीक है, अब देखो सपोज कोई पर्सन ए पे खड़ा है और वो ए के हिसाब से मेजरमेंट करने लग जाए, तो बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब जो बी है वो तो 0 पे है और ए कितने पे है, जो ए है वो है -4 पे, बी है 0 पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ करूँ ऐसे, हमें सिर्फ लीनियर स्केल ही लगेगी, वर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोज ये 0 है और हम यहाँ पे 10 तक लेके जाते हैं। ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, अभी ए यहाँ पे बैठा हुआ है, ये ए का प्लेस है और ये बी का प्लेस है। अब देखो अगर ए से आपको बी की तरफ जाना है तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ऐसे, और कितना मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 आपको मूव करना पड़ेगा बी तक जाने में, और इस डायरेक्शन को क्या माना जाता है, पॉजिटिव। तो अब अगर हम ए के हिसाब से देखें तो बी की एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और कितनी पॉजिटिव हो जाती है, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव हो जाती है। अब अगर सी को देखें तो सी है -2 पे, तो सी यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ए के हिसाब से सी को देखें तो सी की एनर्जी क्या हो जाती है, सी के लिए भी उसको इधर मूव करना पड़ रहा है, तो और कितना मूव करना पड़ रहा है, 1 2, तो ए के हिसाब से सी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 2 पॉजिटिव हो जाती है। सपोज कीजिए अब आप डी पे आ जाते हो कि अब मेजरमेंट हम डी के हिसाब से करेंगे। अब आप डी के ऊपर आके बैठ गए तो डी है -6 पे, यहाँ पे डी है। तो अगर डी के हिसाब से आप देखोगे तो ए भी पॉजिटिव एनर्जी पे हो गया जो कि नेगेटिव पे था पहले, सी भी पॉजिटिव पे, बी भी पॉजिटिव पे हो गया। बट अगर ए के हिसाब से आप देखोगे किसको, एच को, एच यहाँ पे है -10 पे। ये अगर आप देखिए डी के हिसाब से अगर आप एच को देखते हो तो डी से एच पे जाने के लिए आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा, मीन्स आपको नेगेटिव साइड मूव करना पड़ेगा। तो एच की पोटेंशियल डी के हिसाब में क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कितना नेगेटिव होगी, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव हो गए। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे आती है कि उसमें आप क्या है कि किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। नॉर्मली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाएगा, और जो अंदर की तरफ होंगे उनको सबको नेगेटिव माना जाएगा। अब अगर आप किसी अंदर के रिस्पेक्ट के हिसाब से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दो तो जो बाहर वाले उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, सपोज करो अगर आप डी पे ही रहने लग जाओ परमानेंट, कि आप हमेशा अपनी एनर्जी की मेजरमेंट डी से ही करोगे, तो डी से ऊपर वाले जो भी चीज़ें होंगी सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि हम ना एक डी का सर्कल बना देते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं जो डी को वो करता है, सब सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे इसको -5 नहीं लिखना था, इसको कुछ ज़्यादा लिखना था क्योंकि थोड़ा शायद इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, बट आप अंडरस्टैंड करिए, ये सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए अब आप ना इसी सर्कल के ऊपर रहते हो, आप इस सर्कल से अंदर नहीं जा सकते, तो इस सर्कल के ऊपर जब आप रहोगे
तो इस सर्कल से ऊपर वाली जितनी भी कुछ, अगर इस सर्कल से ऊपर कुछ भी होगा तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और इस सर्कल के अंदर जो भी होगा सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ऐसे ही होता है। और आप खुद सर्कल पे खड़े हो, ठीक है, और सर्कल की एनर्जी -6 है, आपकी भी -6 होगी, -6 से -6 जाने में कितना लगेगा, 0। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से ही मेजरमेंट करोगे तो वो तो 0 हो गया। और आप अपने हिसाब से जिसका बाकी का मेजरमेंट करोगे, जो आपसे ऊपर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपसे नीचे होगा वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था फील्ड के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, ये सब हमने आपको एक बेसिक वे में एक्सप्लेन किया। आपको एज सच पूरा डिटेल्ड समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये, अगर आप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए कि कब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो आप बहुत ईजिली इसके कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम आते हैं एक्चुअल केस, जो कि हमें हमारे सिलेबस में भी है, जो हमें अंडरस्टैंड भी करना है, बट वो आप इस सब से, वो सब आप इसकी वजह से ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट की एनर्जी पॉजिटिव हो जा रही है, कैसे कोई नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अर्थ का केस। ठीक है, क्योंकि जो हमें डिस्कस करना है वो हमें अर्थ ही डिस्कस करना है हमारे मैक्सिमम केसेस। तो सपोज कीजिए ये है अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला, ये इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो हो गया कहाँ से, सर ये सरफेस है, जो बाहर वाला एरिया दिख रहा है आपको अर्थ का, ये गोल गोल वाला, ये तो इसका सरफेस है। और यहाँ पे इसका सेंटर है, तो दो डिस्टेंस होंगे, एक तो सेंटर से डिस्टेंस होगा और एक सरफेस से डिस्टेंस होगा। तो अभी हम साथ में सेंटर से डिस्टेंस भी बना लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है जो वो सेंटर से है, सेंटर को डिनोट कर देते हैं, ये हो गया सेंटर। ओके, अब आपको पता है कि अर्थ की एक रेडियस भी होगी, सपोज ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ की रेडियस होगी। तो जो रेड वाला है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ब्लू वाला क्या है, ऑब्जेक्ट का सरफेस से डिस्टेंस है, और जो ये ऑरेंज है वो डिनोट करता है अर्थ की रेडियस को। अब एक हाइपोथेटिकल आप चीज सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन वाला, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको डिफरेंट कलर देते हैं सो दैट आप इजीली देख पाए। एक एक ये रेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप मेजरमेंट यहाँ से कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो सरफेस पे, एक ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है ब्लू वाला और एक ऑब्जेक्ट आपसे नीचे है, सरफेस के अंदर है, अर्थ के अंदर। तो जो ब्लू ऑब्जेक्ट है वो आपसे ऊपर है, पहले तो आपकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लो सरफेस की कोई एनर्जी है -5, तो आपकी भी -5 हो जाएगी, बट आप तो -5 के हिसाब से ही मेजर करोगे, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ब्लू ऑब्जेक्ट क्या है, आपके ऊपर है,
ब्लू ऑब्जेक्ट इज अबव यू, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि वो आपके ऊपर है। जो रेड ऑब्जेक्ट है इज बिलो यू, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और ये रेड ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये सब नीचे ही माने जाएंगे, क्योंकि आप इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी घूम सकते हो। इस सर्कमफ्रेंस के अंदर जो भी आएगा वो सब आपके नीचे माना जाएगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने हिस्से को जूम करते हैं। हम सिर्फ अभी इतने हिस्से को जूम करके पढ़ेंगे। जहां पे हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ का सरफेस होगा, और आप होंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो अब आप इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, अर्थ वाला केस को, आप पूरे को, इस वाले हिस्से को नेग्लेक्ट कर देंगे, और सिर्फ आप ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम सिर्फ इतने पार्ट को प्लॉट करते हैं। तो मानिए ये हमारा ग्राउंड हो गया, जो ये कर्व वाला सरफेस था। ठीक है, नॉर्मल ग्राउंड फ्लैट ही दिखता है हमें, क्योंकि ये तो हमने छोटा अर्थ ड्रॉ किया, इसलिए कर्व हम इसको दिखा पा रहे हैं। ये ग्राउंड हो गया, और एक हमें बॉल चाहिए या कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, जिसको हम h बोल देंगे। सो डिस्टेंस इज h एंड दिस इज आवर ग्राउंड। ओके, अब हम फोर्सेस की डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमने फील्ड की बात की है, तो हमें फोर्सेस निकालने हैं वहां से। सो जो बॉल है, बॉल का मास कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और वो कितना होगा? mg। ठीक है, जब बॉल नीचे आएगी, सपोज बॉल नीचे आ रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ पर नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे दो केसेस ले रहे हैं। पहला केस, व्हेन बॉल इज कमिंग डाउन। ठीक है, किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पे क्या है? साथ में ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। ठीक है, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब बॉल यहाँ पे थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पॉजिटिव। और जब बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि आप भी यहीं से मेजरमेंट कर रहे हो, आप भी यहीं पे खड़े हो, और बॉल भी यहीं पे नीचे आ जाएगी, दोनों एक ही सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो जब बॉल नीचे आ रही है तो बॉल पे फोर्स कितना है? mg है, और वो क्या है? डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट होगा h, यहां से लेके यहां तक आएगी तो h डिस्टेंस कवर किया, और ये भी क्या होगा? डाउनवर्ड। ओके, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों डाउनवर्ड हो गए। अब हम क्या करते हैं? डायरेक्शंस की दोनों को देखते हैं, क्योंकि हमें एंगल पता करना है।
और एंगल पता करने के लिए हमने बताया था आपको कि आप क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट से फिर एक्सिस सिस्टम बना लेंगे, एक्स वाई बना लेंगे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और फिर जो चीज़ें सबको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम जी भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो वर्क था, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मॉडुलस डी मॉडुलस कोस थीटा। जो ये मॉडुलस होता है ये सिर्फ ये देता है कि अगर इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच इंटू कोस 0, तो ये हो जाएगा एम जी एच। तो कितना वर्क किया गया यहाँ पे, एम जी एच। और वर्क ही क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। बिकॉज वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस बॉल के पास कितनी एनर्जी थी, एम जी एच। जब वो ग्राउंड पे आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 0। और यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, या पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट का मास है, मीन्स जो यहाँ पे बॉल थी उसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच उसकी क्या है, हाइट है। मीन्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, ऐसे यहाँ से जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी ऐड होती जाएगी, ठीक है। और वही एनर्जी फिर अगर वो नीचे आती है तो वो उसी एनर्जी को रिलीज करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स देखो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर है तो उसके पास कितनी एनर्जी है, एम जी एच। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो उसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी क्योंकि वो मोशन में है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि हाइट कम हो गई। सो जो एक टाइप से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी, जितना वो कम हुई उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें प्रूव करेंगे, आपके सामने एम्पेरिकली प्रूव करेंगे हम, बट उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है कि अर्थ के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। जब भी हम सरफेस की बात करेंगे, सपोज कीजिए ये सरफेस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी 0, क्योंकि सरफेस पे कुछ भी होगा उसकी हाइट सरफेस के हिसाब से 0 ही होगी। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है सपोज s, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एस। मास इसका m, जो एम है इसका मास है। अगर कोई और थोड़ा ऊपर है, इसकी हाइट है h, इसका मास था m1, इसका मास है m2, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी m2h। कोई मास यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस है सपोज x, तो और इसका मास है m3, तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी m3gx। तो ऐसे हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी है जो वेरी करती है। अब इससे आगे है जो, वो है काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है ऑलवेज हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। सो हमने अब तक इतना कवर किया।
और इसी में अगर बॉल ऊपर जा रही होती तो उस केस में क्या हो जाता, जो फोर्स है वो एज इट इज रहता, एच एज इट इज रहता, बस जो कोस थीटा वो नेगेटिव हो जाता, मीन्स जो वर्क आता उसमें नेगेटिव आता। तो इसका मीनिंग क्या होता कि एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी? नहीं, एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी। बस इस केस में क्या है, जब बॉल नीचे आ रही है तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, मीन्स वो पॉजिटिव वर्क कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क इज पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर वर्क पॉजिटिव है तो एनर्जी रिड्यूस हो रही, एनर्जी रिड्यूसिंग। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आपके पास एक जार है और उस जार के अंदर कुछ टॉफीज हैं, ठीक है, तो अब आप उससे टॉफीज खा सकते हो, मीन्स वो जार कोई काम कर सकता है, वो जार कैपेसिटी रखता है किसी को कुछ देने की। बट जब वो जार किसी को कुछ देता है तो उसके अंदर की जो कैंडीज हैं, जो टॉफीज हैं, वो कम होती जाएंगी, मीन्स उसके देने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो सिमिलरली यही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, वर्क पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर की एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, या मीन्स अगर वर्क नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, इट्स लाइक कि वो जो जार है उसके अंदर आप कैंडीज को डाल रहे हो, और उससे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। सो आप ऐसे बोल सकते हो दैट इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग वर्क, अगर ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, मीन्स इट्स वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर वो काम कर रहा है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, और उसका मीनिंग क्या होगा, एनर्जी विल रिड्यूस, क्योंकि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। और रिवर्स करें, अगर इफ ऑब्जेक्ट, इफ वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पे डन बाय ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। अगर वर्क ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो मीन्स एनर्जी विल रिड्यूस। और यहाँ पे वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद काम कर रहा था। इट्स लाइक कि यहाँ पे आप खुद पढ़ रहे हो, तो जब आप खुद पढ़ रहे हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे, मेंटल एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, मीन्स आप थोड़े टाइम के बाद बोर होते जाओगे, और यहाँ पे आपको कोई और पढ़ा रहा है। इट्स लाइक टीचिंग, इट्स लाइक स्टडिंग। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज लाइक स्टडिंग, जब आप स्टडी कर रहे हो, खुद कर रहे हो। वर्क डन बाय ऑन ऑब्जेक्ट मीन्स आपको पढ़ाया जा रहा है, मीन्स आपको टीच किया जा रहा है। देन it's then work done is negative, and energy will increase. So work done on object, इसका मीनिंग होगा एनर्जी विल
increase. ओके, सो ये था एनर्जी के रिगार्डिंग डिस्कशन, स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और उसका फॉर्मूला हमने लास्ट में ड्राइव किया जो कि है mgh, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स उतनी ज़्यादा कार्य करने की क्षमता। ठीक है, इसलिए जो हमारे डैम्स बनाए जाते हैं, हमने आपको पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिया था, वो डैम का दिया था। इसमें जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये था, हमने वाटर इन डैम को पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि वो जो पानी होता है वो सरफेस से ऊपर होता है। अब वो जो सरफेस से ऊपर है तो उसके पास कोई हाइट होगी। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे होल किया हुआ है, ये होल किया हुआ है हमने यहाँ पे, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, तो इसके ऊपर वाले पानी के ऊपर एक पास एक हाइट है। अब वो हाइट से बाहर आ रहा है मीन्स उसके पास एनर्जी है, तो उस एनर्जी, वो एनर्जी को क्या बोला जाता है? फ्री एनर्जी। उससे हम काम कर सकते हैं और इसकी वजह से ही डैम से हम बिजली बना पाते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई चीज़ नीचे है, सरफेस से नीचे है, और हम उसको निकाल के उससे बिजली बना पाए। ओके, तो ये है पॉजिटिव एनर्जी का कंसेप्ट। सो जितनी हाइट ज़्यादा उतनी उसके पास एनर्जी ज़्यादा, और उतना हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अब हमने कवर किया कि एनर्जी क्या है, वर्क डन से एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के कंसेप्ट को स्टडी किया कि कैसे जब हम मेजरमेंट करने का प्लेस बदलते हैं कि कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। और सेम अर्थ के केस में हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट सरफेस, अर्थ के सरफेस से लेते हैं। इसकी वजह से हमारे ऊपर जो है उसको हम, उसकी एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है, और जो हमारे नीचे है उसकी एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हम जब हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो हम सिर्फ अर्थ से ऊपर वाले चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी एनर्जी ही है जो हमारे रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है और जिसका हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कुछ काम करने के लिए। सो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और उससे आगे फिर हम बाकी चीज़ों पे बढ़ेंगे। एंड इस लेक्चर से अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।